इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। Hello, my dear lovely twinkling stars. How are you all? So guys, welcome to the Kelvin and welcome to the series इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। तो बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन बी, ए एंड सी सैंपल पेपर का। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द सेक्शन डी, सबसे लॉन्ग सेक्शन। पढ़ने का टाइम आ चुका है, जिसमें 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं, जो कहां से कहां तक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 33 तक। 31, 32, 33 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, लंबे सेक्शन के होंगे, और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। तो आर यू रेडी? तो चलो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है इन क्वेश्चंस के इन पार्ट के आप आंसर करो। पहला ऑप्शन ये है आपका कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ। बहुत फेमस रिएक्शन है, हम जो होते हैं उसको ऐसे पढ़ते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगी ही, है ना। तो वही चीज इसमें बोली है कि वही लिखनी है आपको जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जिसको इंपॉर्टेंट लिखा था। तो उस रिएक्शन को आप लिखेंगे कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ। देखो क्या होती है, कौन के साथ अलग होती है, डाइल्यूट के साथ अलग होती है। यहाँ पे मेंशन क्या है आपको? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट के साथ देखेंगे 3 कॉपर प्लस 8 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्लस 3 कॉपर NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 NO प्लस 4 H2O। ये किसके साथ होती है आपकी? डाइल्यूट HNO3 के साथ। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो इनके कोफिशिएंट है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट है, वो ही होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है, तो सिर्फ अपने एलिमेंट्स को याद करिए, अपने मॉलिक्यूल्स को याद करिए और खुद बैलेंसिंग कीजिए, लेकिन बैलेंसिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी थी कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं, शेप बतानी है ClF3 की। जैसा कि आप सब जानते हैं, Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने? 7। 7 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 तो F आ गए, बाकी कितने बचे? 2 लोन पेयर बचे। तो हमने क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है इसमें? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? कितने हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर? इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 5। अच्छा, 5 में ज्योमेट्री कौन सी आती थी, याद हो तो? sp3d। कौन सी? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। और ज्योमेट्री कौन सी आती थी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कौन सी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री आती थी। लेकिन यहाँ ज्योमेट्री नहीं पूछी, यहाँ क्या पूछी है? शेप। तो शेप कौन सी होगी बताओ? जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होती है तो शेप कौन सी होती है? टी शेप। टी शेप। तो ये रही हमारी टी शेप ClF3 की। देखो 3 बॉन्ड पेयर और क्या है? 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो आपको या तो VSEPR थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट अपना 11 से रिकॉल हो। कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है, टी शेप है, सीसो है, बेंट है, यही कॉन्सेप्ट है। वो या तो वो याद हो, इतना याद है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। वरना अपनी शेप्स की प्रैक्टिस करके जाओ। पी ब्लॉक के जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं, जितनी भी शेप्स उनकी ज्योमेट्री बनी हुई है, उसको रट के जाओ, ठीक है। तो ये ClF3 की शेप गिवन है। इसका देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है? X है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है 4.2 केल्विन। लोएस्ट फॉर एनी सब्सटेंस, उन्होंने खुद बता दिया। ये डाइल्यूएंट की तरह यूज होता है मॉडर्न डाइविंग apparatus। डाइविंग मतलब जिससे हम डाइव करते हैं पानी के अंदर, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो गैस X का नाम बताइए। मेरे तो बॉइलिंग पॉइंट देखते ही मुझे समझ आ गया कि ये हीलियम है। हीलियम जो है एक इनर्ट गैस है। जब स्कूबा डाइवर्स डाइव करते हैं पानी के अंदर तो वो इस गैस को अपने साथ ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ये बहुत हमारे ब्लड में क्या होती है, ये बहुत लो सॉल्यूबल होती है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने सॉल्यूशन चैप्टर पे। सॉल्यूशन चैप्टर में ये होता है स्कूबा डाइवर्स के बेंड्स हो जाते हैं, मतलब घुटनों में बेंड्स जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसे? ये इसलिए होता है बच्चों, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो आपके ब्लड में बहुत डिसॉल्व हो जाती है जल्दी से। एटमॉस्फेरिक गैस जो होती है नाइट्रोजन, वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो,
वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। तो और ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा उस गैस का, जैसे जैसे ऊपर आओगे प्रेशर कम होगा और नाइट्रोजन के बबल्स बाहर आएंगे। बबल्स बाहर आने की वजह से लोगों को बैंड्स हो जाते हैं। इसलिए स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें हीलियम, ऑक्सीजन, ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि हीलियम की लो सॉल्युबिलिटी होती है हमारे ब्लड में। तो ये तो नॉर्मल स्कूबा डाइवर्स की बात हो गई। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा है कि ये डाइल्यूएंट की तरह क्यों यूज होती है, क्योंकि इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में। क्यों होती है? क्योंकि इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है। गैस का नाम पता चल गया, कौन सी है? हीलियम गैस पता चल गया हमें, हीलियम गैस है। मॉडर्न डाइविंग अपैरेटस में यूज इसलिए होती है क्योंकि इसकी बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, कम सॉल्युबिलिटी है, हो गई कम। उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम क्यों है? क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस कितने हैं? ये मोनो एटॉमिक है, कोई इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन सा है? वीक डिस्पर्जन फोर्स है इसमें प्रेजेंट। कौन सा है? वीक डिस्पर्जन फोर्स। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम का सबसे कम मास होता है, और आपको पता ही है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो क्या हो गया? इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। तो ये आंसर ऐसे लिखोगे, इट इज मोनो एटॉमिक गैस हैविंग नो इंटर एटॉमिक फोर्स, और इनर्ट भी है ये, एक्सेप्ट वीक डिस्पर्जन फोर्स, एक्सेप्ट वीक डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है ना, सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है इसमें, वीक डिस्पर्जन फोर्स। ऊपर से सेकेंड लोवेस्ट मास होता है इसका, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लोवेस्ट। क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट? लोवेस्ट। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऐसे लिखना है, पहले पार्ट का पहले बार में, फिर दूसरे पार्ट, तभी आपको पूरे आंसर मिलेंगे। 31 का और क्वेश्चन क्या है, इसी को आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, हमें पता है थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? सॉरी, डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हम लगा देंगे थर्मल स्टेबिलिटी को, सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2O, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2TE, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप के फैक्टर पे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर इसका करेक्ट। सबसे ज्यादा किसकी? H2O की, फिर H2S की, फिर H2SE की, फिर H2TE की। थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाना था, है ना। अब बात करते हैं, फॉर्मूला देना है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देखा होगा, एक ट्यूब होती है आपके पास, आप उसमें एसिड डालते हो तो क्या बन जाता है? ब्राउन सी रिंग। चारों तरफ क्या बनती है? ब्राउन सी रिंग। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट FeSO4.NO, जिसमें नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रेट, जो रिड्यूस करता है फेरस को फेरिक से। ठीक है, और खुद भी रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, फिर बाद में वो NO रिएक्ट करता है FeSO4 के साथ और क्या बनाता है? ब्राउन रिंग। इतनी सब कहानी नहीं लिखनी, आपको मेन लिखना जो है वो क्या लिखना है? नाइट्रोसोफेरस सल्फेट और उसका फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है आपका क्या? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। तो A और B पार्ट हो गए। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो गई? क्या हुई? थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हुई, और ब्राउन रिंग का फॉर्मूला भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ग्रीनिश येलो गैस है A, एक ग्रीनिश येलो गैस है A, जिसकी पंजेंट और सफोकेटिंग सी ऑर्डर है, गंदी सी स्मेल है। ओके, मुझे भी स्मेल आ रही है। पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होती है। तो सारी गर्ल्स तो पार्लर की याद आ गई होगी, ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह यूज होती है। इसी को हम जब ट्रीटमेंट कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, तो ये ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो बहुत वैसा क्वेश्चन है, जाना पहचाना सा। ग्रीनिश येलो गैस जिसकी पंजेंट सी स्मेल होगी वो कौन सी होगी? Cl2। ब्लीचिंग में भी वही यूज होती है। जब इसको ट्रीट कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, देखो ड्राई स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या? CaOCl2। बाहर क्या निकलता है? CaCl2 प्लस 2H2O। ये ब्लीचिंग एक्शन क्यों हुआ? आइडेंटिफाई A एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन। A तो हमें पता चल गई क्या है? Cl क्लोरीन गैस,
ए क्या है, क्लोरीन गैस। ब्लीचिंग एक्शन क्यों हुआ इसका, ऑक्सीडेशन की वजह से। क्यों हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से। मतलब Cl2 में जब H2O डाला तो 2HCl और O आए। ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देगी। क्या करेगी ये, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना देगी। ठीक है, ये था इसका ब्लीचिंग प्रोसेस। समझ रहे हो कि ग्रीनिश येलो सब्सटेंस तो हमें मिल गया, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी समझ आ गया। इसको ड्राई स्लेग लाइम के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर। फिर इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग जो है वो ऑक्सीडेशन के पर्पस से होता है, मतलब उसमें फिनोमेना जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो किसकी वजह से हुआ ये, ऑक्सीडेशन की वजह से। कैसे हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन के मिलने से। उस नेसेंट ऑक्सीजन ने कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना दिया, बिल्कुल एज इट इज। यही आपको आंसर में लिखना है अपने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बोला हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने को। किसकी, ए की, मतलब Cl2 जो है हमारे पास उसकी हॉट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, ये क्या 6 NaOH होते हैं इसमें। हमें क्या बोला है, बैलेंस है, तो ये हॉट कंसंट्रेटेड है। 6 NaOH प्लस 3 Cl2 गिव्स यू 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3 H2O। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन सी तक। ये हो गया इसके तीनों पार्ट, ए बी सी और फर्स्ट और सेकंड। जो इसका और पूछा था हमारा, ये था हमारा 31st क्वेश्चन। कहां से उठाया गया, पी ब्लॉक से उठाया गया। पी ब्लॉक का एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ था और 3 नंबर का क्वेश्चन पहले था। 8 नंबर का तो पी ब्लॉक यहाँ पे हो गया आपका। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। और पता है क्या होता है, ये CBSE क्या करती है, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके लेंदी चैप्टर्स में से आते हैं, लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में से। पी ब्लॉक में थोड़ा रटना ज्यादा है आपको, हर चीज रटी हुई होगी, बार बार रिवाइज होगी, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसका फॉर्मूला क्या है, C8H6। हमें फॉर्मूले से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराना है, मर्क्यूरिक सल्फेट भी है साथ में, वो देता है कंपाउंड बी। ये कंपाउंड भी हमें और कहां से मिल सकता है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसको देख के तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत फेमस सी रिएक्शन है, CH3COCl की AlCl3 के साथ रिएक्शन। क्या होती है ये, एसाइलेशन। कौन सी एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, पड़ी पड़ी सी लग रही है, हर चैप्टर में आ जाती है। तो ये वो हो गई। बी को ट्रीट कराते हैं I2 के साथ, तो हमें क्या देता है वो, एक्वस KOH। ठीक है, गिव्स सी मिलता है एक, और एक येलो कंपाउंड डी मिलता है। तो हमें बताना है ABCD क्या है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले मुझे C8H6 से नहीं समझ आ रहा, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनको समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, बेंजीन की करवाएंगे पहले हम रिएक्शन। क्या कराएंगे हम, बेंजीन की। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या मिलता है इससे हमें करा के, देखो क्या मिलता है हमें, C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिलता है। कौन सी रिएक्शन है ये, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या प्रोडक्ट है, बी नाम है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हमें ये 8 कार्बन का कंपाउंड तो मिल गया, 6 बेंजीन के, एक इसका एक इसका। तो अब क्या होगा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखो क्या हुआ था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या था, यहाँ पे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट अपनी। CH3CO प्लस, और Cl कहाँ चले गया था, AlCl3 के पास। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl की जब हमने AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाई थी तो हमें क्या मिला था, CH3CO प्लस प्लस AlCl4, है ना, यही होता है ना फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, तभी इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया। अब मैं आपको बताऊंगी ए कंपाउंड क्या है, मतलब उस कंपाउंड में ए में, यहाँ से मुझे पता चल गया, बी से मुझे पता चल गया, उसमें बेंजीन रिंग तो जरूर होगी, बेंजीन रिंग भी है, बेंजीन रिंग है। और उसमें क्या होगा ऐसा, 2 कार्बन तो होंगे,
लेकिन बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। आ गए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, C8H6। H6 हाइड्रोजन भी 6 होने चाहिए जब क्वेश्चन में बोला है, तो अब 5 बेंजीन के और एक ये हो गए हाइड्रोजन 6। अब मुझे कंपाउंड अपना पता चल गया, ए ये है। ए में क्या डालते हैं, H2SO4, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4। बच्चों याद करो, बहुत ही फेमस रिएक्शन, ये क्या देती है, क्या देती है ये, C डबल बॉन्ड CH2 OH और CH2 बाय मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग लगाते हैं इसमें, याद होगा ना, मार्कोनिकॉव रूल। मतलब कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन जाएगा, बाकी जगह क्या जाएगा, दूसरे कार्बन पे OH। डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। इसका हम क्या करवाते हैं, टॉटोमेराइजेशन। क्या करवाते हैं, टॉटोमेराइजेशन। ये करवाया हमने इसका टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन में क्या होता है, ये होता है टॉटोमेराइजेशन में, ये C डबल बॉन्ड COH था, इनॉल फॉर्म, ये टॉटोमेराइज होके, देखो ऐसा साइन लगाते हैं, एक तरह का वो होती है रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड O के पास और H किसके पास, CH2 के पास, C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया टॉटोमेराइजेशन। चलो टॉटोमेराइजेशन से हमें क्या मिला, B। अब क्या बोला इन्होंने, B को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, I2 और एक्वस KOH के साथ करवा देते हैं, I2 प्लस एक्वस KOH। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, जिसमें मिथाइल कीटोन हो, जो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या लगा हुआ हो, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है इसमें, है ना, ये ओनली मिथाइल कीटोन गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये देगा ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। तो करवा लेते हैं, मिथाइल कीटोन के बाद क्या बनेगा, क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें, एक तरह की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ये COO के या COO माइनस भी लिख सकते हो आप, या COO के, क्योंकि एक्वस KOH की प्रेजेंस में है। उसके बाद प्लस CHI3। तो ये तो C हो गया, ये D हो गया, ये क्या है, इसका PPT बनता है। और ये कौन से कलर का आयोडोफॉर्म, येलो कलर का। कौन से कलर का है, येलो कलर का। क्या है ये, आयोडोफॉर्म। देख रहे हो कितनी प्यारी सी, कितना प्यारा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो हमें क्या मिल गया, ए भी मिल गया। ए कहाँ है हमारा, हाईलाइट करते हैं, ये देखो ये रहा ए, और बी कहाँ है, ये रहा बी, ये रहा बी। सी कहाँ है, ये अलग कलर से बनाएंगे, ये बनाएंगे हम ग्रीन कलर से। ये सी हो गया, है ना। और ये क्या हुआ, डी, आयोडोफॉर्म जो मिला। तो हमें चारों मिल गए अपने, ए बी और सी और डी विद एक्सप्लेनेशन। ये आपको लिखना था इसी में ही, ए बी और सी डी क्या है, तो हमने इसको बता दिया ऐसे। तो चलो अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के और पार्ट पे, ठीक है। देखते हैं और पार्ट क्या है। हमें क्या बोला है इसमें, राइट द रिएक्शन फॉर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसकी बतानी है, एसीटोन एंड इथेनॉल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कंडीशन क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप के बाद अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी हो पाएगी। अब अगर मॉलिक्यूल सेम सेम हो तो सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन होती है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो तो क्या होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो करवाते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अपनी एसीटोन और इथेनॉल की। देखो इसका फर्स्ट पार्ट किसके बीच में, एसीटोन और इथेनॉल। सबसे पहले CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस, मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन लूंगी, किसका, CHO, इस वाले फंक्शनल ग्रुप का। उस अल्फा हाइड्रोजन को मैं कहां भेजूंगी, O के पास। तो O माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या बना, क्या लेते हैं हम इसमें, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH लेते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन में, ले लिया। तो क्या बना, CH3 COH, OH के बाद CH3 और यहाँ पे क्या आएगा इस पे, CH2 और एक फंक्शनल ग्रुप CHO।
ठीक है, तो क्या ही हमारे पास ये आ गया पूरा आपका पहला कंपाउंड। अगर मैं दूसरे केस में उसका अल्फा हाइड्रोजन लूं, किसका, दूसरे वाले का, और अब इसका अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं एसीटोन का, तो लेते हैं, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और H, इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लस इसका क्या लेंगे अब, कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप। ये इधर वही माइनस प्लस, उसके बाद डाइल्यूट NaOH। अच्छा, जब अल्फा हाइड्रोजन निकला तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, है ना, तो वो माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा, प्लस पे। ठीक है, तो क्या आ गया आप, CH3, पहले CH, O के पास क्या चले गया, H। ठीक है जी, चले गया। यहाँ पे CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लगेगा यहाँ पे, CH2 CO CH3। ये हो गई हमारी एल्डोल कंडेंसेशन के दो प्रोडक्ट। क्या हो गई ये एल्डोल कंडेंसेशन के दो प्रोडक्ट। तो ऐसे करना था आपको, बिल्कुल ही इसी तरीके से होगा। यहाँ पे अगर आप इसमें पानी भी निकाल सकते हो बाहर, देखो यहां से अगर H2O निकला, H2O निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये क्या बन जाती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाता है। वैसे ही उस केस में भी बन सकता है। तो आपको ऐसे दिखाना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि अल्फा कार्बन, एक बार एक मॉलिक्यूल का यूज करो अल्फा, दूसरी बार दूसरे मॉलिक्यूल का यूज करो। कोई डाउट। तो ये था फर्स्ट पार्ट, एल्डोल कंडेंसेशन एसीटोन एंड इथेनॉल का। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें बोला है कन्वर्जन। सबसे पहली कन्वर्जन क्या है, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहली कन्वर्जन करेंगे बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है, ये CH2OH। इससे बच्चों बनाना क्या है आपको, ये फिनाइल इथेनोइक एसिड CH2COOH, ये बनाना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल में क्या ऐसा डालें, क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को सोचने वक्त। आपको एक तो रिएक्शन सारी रटी हुई होनी चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ क्या, SOCl2। मुझे यहाँ पे क्लोरीन चाहिए अल्कोहल की जगह, तो SOCl2 डालती हूँ। डार्जन्स मेथड ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसके गैसेस होते हैं। चलो कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, CH2Cl, हमें मिल गया ये SOCl2 के बाद। उसके बाद हमें क्या करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल से अब क्या मिल गया, दूसरा कंपाउंड। अब इसमें हम क्या डालेंगे, KCN। KCN से क्या होता है, Cl हटके साइनाइड लग जाएगा। अच्छा, हमने KCN ही क्यों डाला, क्योंकि बच्चों देखो इसमें आपका क्या है, एक कार्बन, और फिनाइल इथेनोइक एसिड में क्या हो रहे हैं आपके, दो कार्बन। तो आपको डालना जरूरी है वो CN, कार्बन का नंबर बढ़ाना है, तो कार्बन के नंबर बढ़ाने के लिए साइनाइड डालना सही है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने डाल दिया क्या, CH2CN, लग गया हमारा साइनाइड। उसके बाद हम कराते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, एसिड। क्या मिलता है साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से, एसिड। तो ये हमें मिल गया, हमें फिनाइल इथेनोइक एसिड, डिजायर्ड कंपाउंड भी हमारा ये था। ये थी हमारी पहली कन्वर्जन। अब देखते हैं सेकेंड कन्वर्जन में क्या होगा। सेकेंड कन्वर्जन में बोला है कि प्रोपेनॉन टू प्रोपीन बनाओ। प्रोपेनॉन क्या होता है, एसीटोन जिसको बोलते थे, C डबल बॉन्ड O CH3। इससे क्या बनाना है, प्रोपीन। सबसे पहले तो इसका रिडक्शन करवाओ। मैं रिडक्शन करवा रही हूं किससे, LiAlH4 से करवा देती हूँ रिडक्शन में, LiAlH4 से। तो क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH पे OH और CH3। ये क्या हो गई मेरी रिडक्शन। अब हम आसानी से यहाँ पे प्रोपीन बना सकते हैं, क्योंकि OH आ गया। अब क्या करवाएंगे हम, डिहाइड्रेशन, पानी का रिमूवल क्या डाल के, H2SO4, क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेशन में क्या मिलती है, एल्कीन, तो क्या मिल जाएगी हमें, प्रोपीन। ठीक है, एम आई क्लियर, प्रोपीन मिल जाएगी। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, सेकेंड कन्वर्जन। थर्ड करते हैं हम, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। देखो यहाँ पे रिडक्शन थी तो मैं लिख रही हूँ रिडक्शन। थर्ड बनाना है हमें बच्चों क्या, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ये बेंजीन है आपकी, उससे क्या बनाना है, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। मतलब CO ऊपर लगा है CH3 और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है।
सबसे पहले जल्दी से मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होती है हम बेंजीन से एसीटोफिनॉन बनाते हैं। एसीटोफिनॉन बेंजीन से कैसे बनता है? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या क्या करेंगे उसमें? हम क्या करेंगे उसमें? बेंजीन लेंगे, बेंजीन में क्या डालेंगे हम? CH3COCl। अभी पहले बताया था मैंने कैसे होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन सेक्शन सी में, तो बिल्कुल वही चीज, AlCl3 एनहाइड्रस, है ना, एनहाइड्रस। तो क्या बनता है सबसे पहले? बेंजीन के ऊपर क्या लगता है? COCH3, ये बन गया हमारा एसीटोफिनॉन। क्या बना ये? एसीटोफिनॉन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इसे? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है यहाँ? CH3CO+, जो जाके अटैक किया ना यहाँ पे, वो क्या है? CH3CO+। और Cl किसके साथ चले गया? AlCl3 के पास, जो लुईस एसिड है एक तरह से। फिर ये एसीटोफिनॉन के बाद हमने करवा दी अपनी HNO3 डाल दिया, नाइट्रेशन भी करवानी है। मेटा पोजीशन पे ये कीटोन जो होता है वो क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कहां देगा ये आपको? मेटा पोजीशन पे नाइट्रो दे देगा ग्रुप। तो C डबल बॉन्ड O CH3 तो था ही, और मेटा पोजीशन पे क्या है आपका? NO2 ग्रुप। तो क्या बन गया ये आपका? मेटा नाइट्रो एसीटोफिनॉन। ये हमें चाहिए था, ये कन्वर्जन हमने कर दी। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट इसके हो गए तीनों, बिल्कुल ही कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और कन्वर्जन थी। अगर नेमिंग रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद है तो बहुत इजीली हो जानी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, स्टेट कोलरॉश लॉ। 33rd जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हो, ये भी लॉन्गेस्ट चैप्टर से उठाया गया है। तो क्या है ये? स्टेट कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ बताना है। कोलरॉश लॉ में क्या होता है बच्चों? जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसके इक्वल होती है? उसके इंडिविजुअल आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल, सम ऑफ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? कोलरॉश लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके एनाइंस और कैटाइंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है, उनके सम के। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वही कोलरॉश लॉ की स्टेटमेंट आपको अपने फॉर्मेट में लिखनी है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ एनाइन एंड कैटाइंस। ये हो गई आपकी कोलरॉश लॉ की स्टेटमेंट। फिर पूछा है सेकंड पार्ट में इसके कि कैलकुलेट करो ईएमएफ। ईएमएफ कैलकुलेट करना है, पूरा सॉल्ट ब्रिज वगैरह गिवन है, तो क्या लगाएंगे हम? नर्स्ट इक्वेशन। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट ठीक है जी, क्या क्या गिवन है? डेटा देख लेते हैं। Al से Al3 प्लस, Al से Al3 प्लस कितना कंसेंट्रेशन गिवन है इसका? 0.15। क्या हो रही है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। पहले लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे Al प्लस, Al से क्या हो रही है ये? सॉलिड से Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गई ये? ऑक्सीडेशन। कहाँ पे होगी ये? एनोड पे, है ना? कहाँ पे होगी? एनोड पे। दूसरा क्या बोला है? कॉपर में क्या होती है? रिडक्शन। कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यूज करती हूँ तो कॉपर में क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन। ई नॉट कितना है इसका? ई नॉट कितना है? 0.025 मोलर कंसेंट्रेशन गिवन है। कंसेंट्रेशन लिख लो 0.0025 मोलर। ठीक है, इसमें रिडक्शन हो रही है कहाँ पे? कैथोड पे। ठीक है जी, इनके ई नॉट गिवन है कितने? ई नॉट हमें क्या गिवन है? ई नॉट वैल्यू Al से कहां तक की? Al3 प्लस की, नहीं, Al3 प्लस से Al की कितनी गिवन है? -0.166। अब हमें बच्चों क्या हो रहा है? देखो, इसमें हो ऑक्सीडेशन रही है, लेकिन हमें क्या गिवन है? रिडक्शन वैल्यू। हमें क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने एक चीज पढ़ी है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, और वाई से वर्सा, है ना? वाई से वर्सा भी हो सकता है ये हो गई आपकी।
अब हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो हम इसका क्या निकालेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका, प्लस का 0.166 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ई नॉट कॉपर की पूरी रिडक्शन ही गिवन है, तो एज इट इज लिखना है ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर कितना गिवन है 0.34 वोल्ट, ये हमें गिवन है। ये डेटा हमने लिख लिया। अब हम करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन ये कहती है, मैं दूसरा पेन लेती हूँ। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, कौन बताएगा नर्स्ट इक्वेशन? एज पर नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल है ना, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की कंसेंट्रेशन। ये होती है नर्स्ट इक्वेशन का एक फॉर्म। हमें क्या क्या गिवन है, ई नॉट सेल नहीं गिवन, तो ई नॉट सेल पहले अलग से निकाल लेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट ऑक्सीडेशन कहां से लेंगे हम, Al3 प्लस से, और रिडक्शन कहां से आएगा, कॉपर से। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, प्लस 1.66 प्लस 0.34। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, कौन बताएगा जल्दी से, ई नॉट सेल कितना आया कैलकुलेट करके। ओहो, ई नॉट सेल तो 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, ई नॉट सेल कितना आ गया 2 वोल्ट। अब हमारे पास ई नॉट सेल भी है, हर किसी के ऑक्सीडेशन की कंसेंट्रेशन भी है, रिडक्शन की कंसेंट्रेशन भी है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बैलेंस करने पड़ेंगे। देखो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन। चलो पहले यही निकाल लेते हैं एन। अब देखो ये क्या हो रही है, Al से Al3 प्लस प्लस यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे कॉपर में देखो, कॉपर के पास कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। इसके बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तभी सेम हो पाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितना होगा देखो, Al 2Al है ना, 2Al प्लस 3 कॉपर 2 प्लस gives you 2Al3 प्लस 3 कॉपर, है ना। ये पूरी नेट रिएक्शन हो गई। हमें इलेक्ट्रॉन यहां से कितने पता चल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। अब क्या करेंगे, हम नर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ अप्लाई कर देंगे, सारा डेटा हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन में इसे अप्लाई कर देंगे। तो मैं फिर से अलग कलर लेती हूँ नर्स्ट इक्वेशन में डालने के लिए। इसे क्या लेंगे नर्स्ट इक्वेशन में, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आया था हमारा 2 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी Al में 0.15 रिडक्शन की वैल्यू 0.025। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, पॉइंट्स वगैरह लगा के, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नीचे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितने जीरो कट गए देखो, ये 2 से 2 कट गए, 5 से काटो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, फिर 2 से काटो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 हो गया। आप तो आपके पास क्या बचा, अब ई सेल इज इक्वल टू 2 माइनस 0.059 अपॉन में 6 लॉग बेस 10, क्या बचा ऊपर 15, सिर्फ 15 बचा, नहीं 15 अपॉन 2 बचा। तो आप इनकी वैल्यूज लिख के लॉग बेस 15 वगैरह की आप क्या करोगे, इसको लॉग, अच्छा इन्होंने वैल्यूज भी गिवन किया डायरेक्ट, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज भी गिवन है, लॉग 0.15 की भी और लॉग 0.025 की भी, डायरेक्ट भी हम वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, और अपनी तरीके से सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सीबीएसई को थैंकफुल होना चाहिए कि लॉग इतने बड़े बड़े लॉग्स की 0.15 0.025 उन्होंने बच्चों की कन्वीनियंट के हिसाब से पेपर बनाया है कि बच्चों को लॉग की जरूरत पड़ेगी, तो 0.15 की वैल्यू भी दे दी उन्होंने, 0.025 की भी दे दी। तो बस आपका काम क्या है, लॉग की वैल्यूज पुट करनी है और प्लस माइनस करना है, और प्लस माइनस करके आपका ई सेल आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करके
ई सेल आएगा, तो वो आपको लिखना है कितना आएगा प्लस माइनस करके ई सेल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले जो हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था उसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट किए कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में। हमने और क्या किया, ई नॉट सेल नहीं था वो हमने निकाला, कैसे, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, उससे हमारा 2 वोल्ट आया। फिर बस सिंपल सी एक नर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें अप्लाई कर दिया, और आसानी तो यहाँ पे हुई जब सीबीएसई ने हमें क्या दी, log 0.15 और log 0.025 की वैल्यू। तो ऐसे करना है बिल्कुल 33 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों, तभी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स 5। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका और पार्ट। ई नॉट वैल्यू के बेसिस पे आप बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद तो रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो जितनी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होती है वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। अब ये देखो, अगर बात करें हम Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे क्या गिवन है हमें, Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन से 2Cl माइनस, क्या हो रहा है, ये रिडक्शन है ना। गिवन कितनी है वैल्यू हमें, 1.36। अब देखो MnO4 माइनस है, यहाँ पे Mn की क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट +7, कितनी आएगी +7, कैसे, 4 2 8, 8 में से बन गया 7 +7 से क्या हो रही है +2, +7 से +2 हो रही है, क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। Cr2O7 में देखो क्या हो रहा है, Cr2O7 में क्या होता है, देखो कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 से क्या हो रहा है 3+ है ना, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, तीनों में रिडक्शन हो रहा है। और हमें क्या गिवन है तीनों का, ई नॉट रिडक्शन, जब तक मेंशन ना हो उसे रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। मैंने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है लेकिन खुद रिड्यूस होता है। तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन हमें क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब देखो इसको सबको पहले हम करवा लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, इसका क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा इसका -1.36, इसका क्या होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.51, इसका क्या होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.33। मैंने माइनस कर दिया क्योंकि मैंने ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लिया, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये खुद तो रिड्यूस हो रहे हैं लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लिया। अब जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितना ज्यादा नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड, साइन को हटा दो, मैग्नीट्यूड में जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे किसका दिख रहा है हमें, MnO4 का, किसका दिख रहा है, MnO4 का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया, MnO4। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, MnO4। क्या आंसर लिखोगे आप, MnO4 माइनस, क्यों, इन तीनों में से बताना था। क्या कॉन्सेप्ट मैंने, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने टेबल में देखा भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब टेबल करते हो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो डाउन द ग्रुप रिड्यूस होता है ना। ऊपर वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो वही इसमें क्राइटेरिया को फॉलो करो और अपना आंसर करो। इसका फर्स्ट पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट में अगर जाएं तो क्या बोला है, ग्राफ गिवन है, ग्राफ आपको गिवन है, दिख रहा होगा, तो देखते ही पहचान गए होंगे कौन सा ग्राफ गिवन है ये। तो ये किसके बीच में गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ये ग्राफ गिवन है, √C के बीच में। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी गिवन कंसंट्रेशन में क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। क्या होती है, कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ये। तो आप बिल्कुल एज इट इज ही आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज कंडक्टेंस ऑफ
वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी की रिएक्शन। उसके बाद पूछा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताओ ग्राफ देख के। ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है? ग्राफ देख के आपने तो देखा ही होगा एनसीईआरटी में, वैसे हर कोई कराता भी है इस ग्राफ को, है ना। तो क्या लग रहा है इस ग्राफ को देख के? ये लग रहा है हमें कि इस ग्राफ को देख के, देखो बहुत सुंदर सा ग्राफ है और एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ क्यों है? क्योंकि जो आपकी बोला गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ लैम्डा एम देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है डाइल्यूशन के साथ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या था 0.3, यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा कंसेंट्रेटेड था, फिर क्या हुआ, कंसेंट्रेशन कम हुआ, मतलब डाइल्यूशन हुई ज्यादा, फिर हुई, फिर और बड़ा लैम्डा, यहाँ पे देखो 0.15 में और बढ़ गया। हर जगह क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है सॉल्यूशन की, मतलब कि जैसे जैसे पानी आप और ऐड करते जा रहे हो, डाइल्यूशन होती जा रही है, वैसे वैसे लैम्डा एम भी बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन 0 पे पहुंच जाएगी। जब कंसंट्रेशन 0 पे पहुंच जाएगी तब क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तब क्या होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और आंसर लिख दिया हमने लैम्डा एम इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्या निकालनी है, लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है ग्राफ को देख के। तो एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, कैसे लिखा हुआ है ये गलत, देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी, है ना। ए क्या होता है, स्लोप, लैम्डा एम और लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम इसमें, देखो कैसे निकालोगे आप, ये आपको लैम्डा नॉट जो है कितना हो जाएगा, ग्राफ से इक्वेट कर लो इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, एम एक्स प्लस सी। इसमें देखो y क्या हो गया, इंटरसेप्ट जो क्या हुआ लैम्डा एम, a क्या हो गया स्लोप, माइनस a का क्या हो गया स्लोप, और ग्राफ किसके बीच में है, अंडर रूट सी, x और y के बीच में ग्राफ है तो अंडर रूट सी हो गया, और c क्या हुआ इंटरसेप्ट जो क्या हो गया आपका लैम्डा नॉट। इस ग्राफ को देख के आपको इंटरसेप्ट क्या लग रहा है, ये क्या है इंटरसेप्ट, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होगा, ये है ना लैम्डा नॉट। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 150, तो आंसर क्या हो गया इसका लैम्डा नॉट का 150। लैम्डा नॉट क्या हुआ आपका m 150, यूनिट के साथ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग अबव ग्राफ। हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब कि a क्या है स्लोप, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब कि ये जो a है वो यहाँ पे क्या है आपका, इक्वेशन ये थी, यहाँ पे आपका स्लोप कैसा है नेगेटिव, स्लोप कैसा है आपका नेगेटिव। तो अपने स्लोप के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, कैसे, स्लोप माइनस है, यहाँ पे माइनस तो बाहर ही लिख दिया, ऊपर क्या आता है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप में क्या लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप क्या होता है टेन थीटा। तो हमने देखो क्या है वहां पे दो दो जगह बन रहा है आपका, एक बार 149 में और एक बार 147.8 में, तो आपने परपेंडिकुलर देख लिया 149 माइनस 147.8 डिवाइड बाय, और नीचे क्या आएगा बेस कितना है, देखो बेस एक बार 0.1 और एक बार क्या है 0.1 और 0.220 मान लो। ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट फिगर नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा सा वो है, तो आप मान लो अपने पॉइंट 0.0010 माइनस इसको मान लो 0.022 के अप्रोक्स मान लो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ए जो है स्लोप कितना आएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका आएगा स्लोप यहां से। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, सेक्शन डी कैसा था, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, ये आपका हुआ सेक्शन डी आज कंप्लीट, मतलब हमने पूरा सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक है, सेक्शन डी, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए हो चुका है।
अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सारे डाउट्स जितने भी सैम्पल पेपर में आए हैं वो A to Z क्लियर करो, बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चंस को एनालाइज करो, उसको इवेल्युएट करो और आंसर लिखो। बाकी हार्डवर्क पूरा आपका है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है सैम्पल पेपर। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी और आपकी मैम तो है ही आपके साथ, सो डोंट वरी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और बहुत अच्छे से पढ़िए। बाय।